नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग आज की इस ई लर्निंग कक्षा में औद्योगिक क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। यह विषय विश्व इतिहास से संबंधित है और इतिहास प्रतिष्ठा प्रथम खंड के पाठ्यक्रम में शामिल है। इससे पहले इस पर 3 कक्षाएं हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति क्या है, इसके शुरुआत होने के कारण के ऊपर चर्चा किया था और यह इंग्लैंड से प्रारंभ क्यों हुई इस पर चर्चा किए थे। इसके साथ ही औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रभाव पर चर्चा कर रहे थे और इसी दौरान हम लोगों ने इसके आर्थिक प्रभाव पर पिछले क्लास में चर्चा की थी। अब आज के इस कक्षा में इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके राजनीतिक प्रभाव पर चर्चा करेंगे कि औद्योगिक क्रांति का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा। पहले भी हम बता चुके हैं कि औद्योगिक क्रांति भारत मानव इतिहास में सबसे व्यापक प्रभाव डालने वाली क्रांति है और इसका मानव जीवन के समग्र पहलुओं पर असर पड़ा। इसने मानव जीवन के सभी पहलुओं पर अपना असर छोड़ा। इसी क्रम में हम लोग इसके राजनीतिक प्रभाव की बात करते हैं। तो औद्योगिक क्रांति ने राजनीतिक रूप से भी अपना असर डाला। हालांकि इसका मूल विषय अर्थव्यवस्था से संबंधित था, उत्पादन और उसके तौर तरीकों पर से संबंधित था। इसकी शुरुआत भी अर्थव्यवस्था में बदलाव, मतलब उत्पादन के तौर तरीकों में बदलाव से शुरू हुई थी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। तो राजनीतिक रूप से इसका प्रभाव व्यापक पड़ा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों, उत्पादन और बाज़ार पर औद्योगिक क्रांति का दूरगामी असर पड़ा। उत्पादन की तकनीक बदल गई, उपभोग का तरीका बदल गया, बाज़ार का विकास हुआ, नए नए शहरों का विकास हुआ। जो पुराने शक्ति केंद्र थे वो बदल गए। अब नए नए शहर जो बने वो शक्ति केंद्रों के रूप में उपस्थित होने लगे। तो ये नए नए शहर जो थे, जो नए नए शक्ति के केंद्र बन रहे थे, जहाँ की जनसंख्या, जहाँ के निवासी जो थे वो विभिन्न समूहों से आए हुए थे, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थे, विभिन्न संस्कृति से आए हुए थे, विभिन्न विचारधारा को मानने वाले थे। तो इस तरह शहरों में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ और इस मिश्रित आबादी ने लोगों के विचार व्यवहार पर अपना असर डाला। लोगों के विचार व्यवहार, सोच विचार को, चिंतन को अधिक उदार बनाया। पुराने कुलीन वर्ग की शक्ति घट रही थी, क्योंकि व्यापार वाणिज्य के द्वारा नए व्यापारिक वर्ग काफ़ी तेज़ी से अपनी शक्तियों में इजाफा कर रहे थे, प्रभाव उनका बढ़ रहा था। तो नई नई शक्तियाँ जो थी वो राजनीति में अपना स्थान ढूंढ रही थी, प्रशासन में अपना स्थान ढूंढ रही थी, नियम कानून बनाने, लागू करने, उसे प्रभावित करने में अपनी भूमिका देख रही थी। तो इसी कारण से, इसी उद्देश्य से इन वर्गों में भी राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। तो ये जो लाइन हम बताए कि राजनीतिक जागरूकता और जागरूकता में वृद्धि, इसका संदर्भ यह है कि लोगों में प्रशासनिक दखल, प्रशासनिक देखरेख, नियम नीतियों का क्रियान्वयन, सरकार का समर्थक की भूमिका में होना, सरकार का प्रगतिशील होना, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, सरकार को बाज़ार के विकास के लिए काम करना, सरकार को बाज़ार का संरक्षण करना, सरकार को अपने देश की अर्थव्यवस्था का संरक्षण करना, इस तरह की सोच के साथ सरकार में नए नए वर्ग के लोग आने लगे और इसके कारण आम जनता में भी राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। शासन व्यवस्था का उदार होना, इन सभी चीज़ों को लेकर, इन सभी मांगों के साथ राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि हुई
और ये सभी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने शक्ति समूह बदल दिए, अर्थव्यवस्था को बदल दिया, पूंजी जहां संचित थी उस वर्ग को बदल दिया, गांव जो जाति, भाषा, धर्म या फिर संस्कृति के आधार पर बने हुए थे, बसे हुए थे, उन चीज़ों को तोड़ डाला और शहरों के रूप में उसे बदल दिया। ये शहर नए नए शक्ति केंद्र के रूप में उभर कर सामने आने लगे और गांवों की भूमिका सिमटती गई। जो पहले सामंत लोग अपने अपने गांव में रहते थे, अपने इलाके में सत्ता के केंद्र को बना कर रखते थे, वो सारे चीज़ अब समाप्त हो गई और मिश्रित सामाजिक चेतना ने राजनीतिक व्यवस्था को अधिक उदार बनाया। इसी के साथ दबाव समूह का भी उदय हुआ। आज हम लोग आधुनिक पॉलिटिक्स में, राजनीति विज्ञान में प्रेशर ग्रुप के बारे में अलग से पढ़ते हैं। यह एक विषय के रूप में स्थापित हो गया दबाव समूह। इसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति की ही देन है। लोग अपने व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए अपनी अपनी सरकारों पर दबाव डालने लगे, व्यापारिक सुविधाएं हासिल करने, अपने अनुकूल नीतियों को बनाने, संरक्षण देने के लिए, सुविधा देने के लिए, अनुमति देने के लिए, ऋण देने के लिए सरकार पर दबाव डालते थे। ये व्यक्तिगत नहीं होते थे, बल्कि अपने माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से प्रशासन में अपनी दखलंदाजी बढ़ा करके अपने द्वारा किसी को प्रभावित करके, मतलब कि दबाव डालकर, दबाव समूह के रूप में काम करके अपने अनुकूल नीतियों का क्रियान्वयन। तो दबाव समूह के रूप में राजनीतिक प्रभाव, दबाव समूहों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा औद्योगिक क्रांति का कि श्रमिक संघों का जन्म हुआ। श्रमिक संघ जो उत्पादन में लगे हुई श्रम शक्ति थी, जो श्रमिक के रूप में कार्यरत थे, वे जब उन्होंने देखा कि इस व्यवस्था में उनका शोषण हो रहा है और वो सेठ साहूकारों के सामने, पूंजीपति वर्ग के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, तो अपने समान हितों की रक्षा के लिए वे एक संघ के रूप में अपने आप को स्थापित करने लगे, एक समूह का निर्माण करने लगे, जिसे सम्मिलित रूप से हम लोग श्रमिक संघ के रूप में कहते हैं। मतलब श्रमिकों के द्वारा बनाया गया संगठन श्रमिक संघ। इस श्रमिक संघों में वर्गीय चेतना का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके अंतर्गत हम लोग मार्क्सिस्ट थ्योरी में, मार्क्स की विचारधारा में पढ़ते हैं कि किस प्रकार उत्पादन के साधनों पर श्रम और पूंजी की लड़ाई चलती रही है, और उसी दर्शन के आधार पर आगे चलकर मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हो जाएगी। तो यह औद्योगिक क्रांति की ही देन है श्रमिक संघों का विकास। एक इकाई के रूप में, एक वर्ग के रूप में, एक संगठन के रूप में श्रमिकों ने अपने आप को संगठित करना शुरू किया, ताकि वो एक दबाव समूह के रूप में उत्पादक वर्ग पर दबाव डालकर अपने अनुकूल नीतियों को बनवा सकेंगे। इसी क्रम में नई नई विचारधाराओं का भी उदय हुआ। ये औद्योगिक क्रांति की देन थी। चूँकि राजनीतिक और सामाजिक वातावरण उदार हुआ, इस कारण से विचारधाराओं के प्रचार प्रसार में भी सहायता मिली। इस उदारता का प्रभाव विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के प्रचार प्रसार के रूप में हुआ। जैसे अभी हम चर्चा किए कि मार्क्सिस्ट विचारधारा, तो ये भी औद्योगिक क्रांति की ही देन है। कम्युनिस्ट विचारधारा औद्योगिक क्रांति की ही देन है। पूंजीवादी विचारधारा, ये भी औद्योगिक क्रांति की ही देन है। श्रमिक संगठनों का विकास में चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी औद्योगिक क्रांति की ही देन है। तो इस तरह नई नई राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हुआ, ये औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही हुआ। समाजवादी आंदोलनों का विस्तार हुआ। समाजवादी आंदोलन से तात्पर्य यह है कि समाजवाद से तात्पर्य यह है, यह कहता है कि उत्पादन के साधनों पर समाज का सामूहिक नियंत्रण होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। अर्थात लाभ पर समाज का हिस्सा होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष का। तो समाजवादी विचारधारा औद्योगिक क्रांति में पूंजीवादी विचारधारा के प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा हुई, और इससे समाजवादी आंदोलनों को सहायता मिली। समाजवादी आंदोलनों के फैलाव में श्रमिक शोषण के फलस्वरूप समाजवादी आंदोलन
का विकास विस्तार हुआ। औद्योगिक क्रांति का एक प्रभाव उपनिवेशवाद की होड़ के रूप में भी हुआ। उपनिवेश कहते हैं कि किसी ताकतवर देश के द्वारा दूसरे क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लेना और वहाँ की शासन व्यवस्था को इस रूप से चलाना कि वहाँ के आर्थिक संसाधनों को अपने हित में प्रयोग में लाया जा सके। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान कच्चे मालों और बाज़ार की मांग बढ़ी। उत्पादित पदार्थों के खपत के लिए बाज़ार चाहिए और उत्पादन के लिए कच्चे माल चाहिए। ये दोनों चीज़ जिस देश के पास जितना ज़्यादा उपनिवेश मतलब उसके प्रभाव वाला क्षेत्र होगा उसे उस देश के फैक्ट्रियों को उत्पादन केंद्रों को उससे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। इस तरह उपनिवेश की होड़ बढ़ी, अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करने की होड़ बढ़ी ताकि उनके यहाँ का उत्पादन का स्तर को बढ़ाया जा सके और उत्पादित पदार्थ मालों को वस्तुओं को बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाकर अपने देश के संसाधनों को पूंजी को बढ़ाया जा सके। और इसी होड़ ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि कर दी। अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि यह औद्योगिक क्रांति की ही देन है। ये उपनिवेशवाद, अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त उत्पादन, लाभ, ये सारा चीज़ विश्व को प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध तक ले गया। ये औद्योगिक क्रांति का ही प्रभाव था जो विश्व को दो विश्व युद्ध देखने पड़े। और यह विश्व युद्ध भी जब विश्व युद्ध के कारणों पर चर्चा करेंगे तो उस समय भी देखेंगे कि यह उपनिवेशवाद का होड़, दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा जमाने का होड़, दूसरे देशों को अपने प्रभाव में रखने का होड़, यह कहीं ना कहीं इस औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। अब इसके सामाजिक प्रभाव पर चर्चा करते हैं कि इस औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, मतलब कि मानव के जीवन पर, सामान्य मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा कि लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई, जीवन का स्तर ऊंचा उठा और इसका एक सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या में भी तेज वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि के पीछे तर्क यह भी था कि अगर अतिरिक्त जनसंख्या होगी तो श्रम के लिए अधिक श्रमिक मिलेंगे, रोजगार के लिए अधिक कर्मचारी उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ जो खपत होगा वो भी जनसंख्या बढ़ने के साथ वो खपत भी बढ़ता जाएगा, बाज़ार उपलब्ध होगा। लोगों के जीवन स्तर में उन्नति होने के कारण जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। नए नए चीज़ों के बनने के कारण, नई नई सुविधाओं के आने के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव आया और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा। लोगों का औसत आयु में वृद्धि हुई। बीमारियों से लड़ने की क्षमता, नई नई दवाओं, नई नई वैक्सीन की खोज ने लोगों के जन्म दर को बढ़ा दिया, मृत्यु दर को घटा दिया। परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तेज वृद्धि हुई। समाज में वर्गीय विभाजन धनी और गरीब लोगों के रूप में हुआ। अतिरिक्त लाभ का बड़ा हिस्सा डकारने वाले लोग धनी होते गए और लाभ में छोटा हिस्सा पाने वाले लोग गरीब होते गए, जिनका लाभ में न्यूनतम हिस्सा दिया गया, जो जीवन निर्वाह के लिए भी पर्याप्त नहीं था, वे गरीब होते चले गए। तो इस तरह पूंजी का असमान वितरण हुआ। उत्पादन की इकाइयों पर, उत्पादन के साधनों पर समूह का, व्यक्तियों का, परिवारों का कब्जा बढ़ता गया और दूसरे लोग एक श्रमिक के रूप में ही रह गए। इस तरह संसाधन केंद्रीकृत होते गए और धनी और गरीबों की खाई बढ़ती गई। इसके अलावा उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग के रूप में भी समाज का विभाजन हुआ। एक उत्पादक वर्ग कहलाया, औद्योगिक वर्ग या पूंजीपति वर्ग, और दूसरा वर्ग श्रमिक वर्ग कहलाया, जिसमें लाभ का साधनों पर पूंजीपति वर्ग अपना नियंत्रण रखा और लाभ का छोटा हिस्सा श्रमिक वर्गों को दिया जाने लगा। तो सामाजिक वर्गीकरण जो है वो धनी गरीब या उत्पादक और श्रमिक के रूप में, पूंजीपति और श्रमिक के रूप में हुआ। इसका दुष्प्रभाव मानवीय संबंधों के गिरावट के रूप में भी देखने को मिलता है, क्योंकि यह लाभ की कभी न मरने वाली इच्छा
पैदा हो गई। अंतहीन लाभ, लाभ लाभ और लाभ, केवल यही मूल मंत्र बन गया। औद्योगिक क्रांति में लोग लाभ लाभ और मूल और केवल लाभ, इसी सोच के साथ जीने लगे। ये लाभ जो है वो मानवीय संबंधों में, मानव के जीवन स्तर में, मानवीय मूल्यों में, नैतिकता के स्तर में गिरावट पैदा कर दिए। नैतिक मूल्यों का क्षरण हुआ किसी भी सहायता से, चाहे वो भ्रष्टाचार की सहायता से हो, भ्रष्ट आचरण की सहायता से हो। लोगों को धन कमाने की होड़, अमीर होने की होड़ लग गई और इस होड़ ने जीवन के स्तर को गिरा दिया। नैतिक मूल्यों में गिरावट आई। पूंजी का संकेंद्रण किसी खास वर्गों के पास बढ़ता गया और दूसरे वर्ग उपेक्षित समूह के रूप में सामने आए, जो अपनी उपेक्षाओं से त्रस्त होकर, शोषण से, शिकार से त्रस्त होकर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने लगे। तो यह अतिरिक्त लाभ, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने की अभिलाषा या लोभ, इसने मानव के जीवन के गरिमा को गिराया। औद्योगिक क्रांति ने मानव के जीवन स्तर को जहाँ बढ़ाया, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की, जहाँ बीमारियों से लड़ने के लिए नई नई चीज़ों का आविष्कार किया, वहीं मानव के जीवन के स्तर को गिराया भी, क्योंकि ये जो श्रमिक वर्ग थे ये एक स्लम के रूप में पैदा होने लगे। श्रमिकों की बस्ती एक स्लम बस्ती के रूप में, जहाँ जीवन के मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं, जीवन के जीने के लिए मूलभूत संसाधनों के लिए भी छीना झपटी होती रहती है। उस स्लम बस्तियों का विकास किया और मानव के जीवन जीने की दशा को और गिराया। समग्र रूप से देखें तो औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक आचार विचार व्यवहार पर काफ़ी परिवर्तन लाया। सामाजिक आचार विचार व्यवहार से मतलब है कि सामाजिक संबंधों, समाज के विचारों में, समाज के आदान प्रदान के तरीक़ों में, समाज में लोगों के एक दूसरे के साथ संबंधों में बदलाव लाया और जहां इसके सकारात्मक परिणामों के रूप में संसाधनों में वृद्धि हुई, जीवन का स्तर ऊंचा उठा, शहर, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य की दशा में वृद्धि हुई, वहीं इसके दुष्परिणामों के रूप में देखें तो सामाजिक वर्गीकरण, समाज में वर्गीकरण तेज़ी से बढ़ा। समाज में जो धनी और गरीबों का गैप था, ये खाई लगातार बढ़ती गई। एक तरफ सुविधा संपन्न वर्ग पैदा हुआ और दूसरी तरफ सुविधाहीन वर्ग पैदा हुआ, जो सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने में पर्याप्त रूप से सहायक सिद्ध हुआ। तो आज की इस ई लर्निंग कक्षा में हम लोग औद्योगिक क्रांति के परिणामों पर चर्चा किए। अब इस पर जो 3 कक्षाएं हुई, इन तीनों से काफ़ी ज़्यादा सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं, जिसमें कारण, औद्योगिक क्रांति का कारण, औद्योगिक क्रांति का स्वरूप और औद्योगिक क्रांति के परिणाम से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परिणामों पर अलग अलग भी सवाल बनाए जा सकते हैं। औद्योगिक क्रांति के विकास में विज्ञान की क्या भूमिका रही? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन या वाणिज्यवादी दर्शन ने किस प्रकार सहायता की? औद्योगिक क्रांति ने भौगोलिक खोजों ने औद्योगिक क्रांति को किस प्रकार से प्रभावित किया? औद्योगिक क्रांति ने राजनीतिक रूप से विश्व को कैसे 2 भागों में बांट दिया? क्या शीत युद्ध जो है वो औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम है? क्या पूंजीपति वर्ग औद्योगिक क्रांति का दुष्प्रभाव है या सकारात्मक प्रभाव है? इस तरह के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं और परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। स्नातक के स्तर पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न सीधे और सरल रूप से आते हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही क्यों शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति के शुरुआत के क्या कारण थे? या फिर औद्योगिक क्रांति के क्या परिणाम हुए? इस तरह के सीधे प्रश्न स्नातक प्रथम खंड के स्तर पर पूछे जाते रहे हैं।
उम्मीद है कि ये क्लास आपके इन प्रश्नों का जवाब बनाने में सहायक सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।